केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के उनके समक्ष एंटनी ब्लिंकन ने हमास इजराइल युद्ध के कारण पैदा हो रही स्थिति और भारत व अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर शुक्रवार की सुबह चर्चा की। एस जयशंकर और ब्लिंकन के बीच यह बैठक भारत अमेरिका 2+2 रक्षा व विदेशी मंत्री स्तरीय वार्ता के 5वें संस्करण से पहले हुई। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ बातचीत को खुली और उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ आज सुबह मुलाकात करके अच्छा लगा। हमारी रणनीतिक साझेदारी को और विकसित करने पर खुली व उपयोगी वार्ता हुई। हमने पश्चिम एशिया, हिंद प्रशांत और अन्य क्षेत्रीय मामलों पर भी बात की है। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन पिछले माह शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध के कारण कुछ सप्ताह से राजनीतिक रूप से बेहद व्यस्त रहे। ब्लिंकन और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में हैं। इस वार्ता का उद्देश्य गहन और रणनीतिक सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के संबंधों के भविष्य के खाके को आगे बढ़ाना है। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2+2 वार्ता और राजनाथ व ऑस्टिन के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक रक्षा और प्रौद्योगिकी संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि 2+2 संवाद के जरिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संबंधों में प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा हो सकेगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रियों को इस साल जून और सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अपनी चर्चाओं के परिकल्पित भारत अमेरिका साझेदारी के भविष्य के खाके की आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष सामसायिक क्षेत्रीय मुद्दों का भी जायजा लेंगे और बहुपक्षीय मंच तथा क्वाड चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद जैसे ढांचे के माध्यम में सहयोग बढ़ाने के लिए साझा प्राथमिकताओं के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2+2 संवाद के जरिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संबंधों में प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा हो सकेगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मंत्रियों को इस साल जून और सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अपनी चर्चाओं में परिकल्पित भारत अमेरिका साझेदारी के भविष्य के खाके की आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष समसामयिक के क्षेत्रीय मुद्दों को भी जायजा लेंगे और बहुपक्षीय मंच तथा क्वाड जैसे ढांचे के माध्यम से सहयोग बढ़ाने के लिए साझा प्राथमिकताओं के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। आईसीसी की ओर से अक्टूबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया गया है। इस बार भी 3 खिलाड़ियों के बीच जंग थी, लेकिन इसे एक को ही अपने नाम किया है। उनका प्रदर्शन भी इस साल में विश्व कप में जबरदस्त देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त भारत में वनडे विश्व कप चल रहा है। सभी टीमें और खिलाड़ी एक दूसरे से आगे निकलने की जुगाड़ में लगे हैं। हर मैच के बाद जहां अंक तालिका में भयंकर फेरबदल देखने को मिलता है, तो वहीं हर सप्ताह आने वाली वनडे रैंकिंग में भी भारी बदलाव होते हैं। इस बीच आईसीसी की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया है। इसके लिए 3 खिलाड़ी नॉमिनेट किए गए थे, लेकिन अवार्ड अपने नाम करने का न्यूजीलैंड के युवा खिलाड़ी और वनडे विश्व कप के शानदार प्रदर्शन कर रहे रचिन रविंद्र ने किया है। वे लगातार लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी टीम को गेंद और बल्ले दोनों से जीत दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। न्यूजीलैंड के युवा खिलाड़ी रचिन रविंद्र ने अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में खेल रहे रचिन रविंद्र ने इस साल के विश्व कप में अब तक कमाल का प्रदर्शन किया है। इस अवार्ड के लिए रचिन रविंद्र के अलावा जिन 2 और प्लेयर्स को नॉमिनेट किया गया था, उसमें भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिणी अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक का नाम शामिल था, लेकिन दोनों के पीछे छोड़ते हुए रचिन रविंद्र ने पुरस्कार जीत लिया है। करीब 23 साल के रचिन रविंद्र ने टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 123 रनों की पारी खेली और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 116 रनों की खेली। इसके बाद उन्होंने बल्ले से एक और शतक की पारी आई, यानी वे अब तक 3 शतक लगाने में कामयाब हुए हैं। रचिन रविंद्र ने विश्व कप में न्यूजीलैंड के पिछले 6 मैचों में 81 की औसत से 406 रन बनाए थे। यही कारण है कि न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल के काफी करीब पहुंची है। आईसीसी का यह बड़ा अवार्ड अपने नाम करने के बाद रचिन रविंद्र ने कहा कि मैं यह पुरस्कार जीतकर काफी खुश हूं। यह एक विशेष महीना रहा है।
भारत में विश्व कप खेलना अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि टीम की ओर से समर्थित होने से बहुत मदद मिली है। सचिन रविंद्र वैसे तो एक गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल किए गए थे, लेकिन इसके बाद जब उनकी बल्लेबाजी आई तो उन्होंने कमाल की पारियां खेली। इसीलिए अब उनकी चर्चा गेंदबाजी से ज्यादा बल्लेबाजी को लेकर होती है। देखना होगा कि आने वाले मैचों में सचिन रविंद्र अपनी टीम के लिए कैसा प्रदर्शन करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अटपटे बयानों के कारण राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए विवादित बयान पर नीतीश ने माफी मांगी ही थी कि उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने राज्य के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के लिए बुरी भाषा का प्रयोग कर दिया। इन सब वजहों से विपक्षी विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया और सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग लिया है। सीएम नीतीश द्वारा जीतन राम मांझी पर दिए बयान को लेकर विधानसभा में हंगामा हो गया था और एनडीए के विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे थे। इसके बाद सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद एनडीए के विधायक विधानसभा के गेट की सीढ़ियों पर धरना देने लगे, जिसमें जीतन राम मांझी भी शामिल हो गए। भाजपा विधायक जनसंख्या नियंत्रण पर विवादित बयान को लेकर सीएम नीतीश का इस्तीफा मांग रहे हैं। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि हमने बोला था कि सरकार गिर गया है, उनका अध्यक्ष ने नियमन दिया था, जिसको पुकारे वही बोलेगा। मैं अपनी बात कह रहा था, बीच में नीतीश बोलने लगे। अध्यक्ष को रोकना चाहिए था। सीएम तो दोषी है ही, स्पीकर भी कम दोषी नहीं है। मांझी ने कहा कि एनडीए के साथ ही बढ़ चढ़कर आरक्षण के साथ है। 10 साल के बाद समीक्षा की बात कही गई थी, अब तक कितने की दिया आरक्षण, ये कभी सोचा आपने? मांझी ने सवाल किया कि 40-50 साल में मात्र 3.7% प्रतिनिधित्व है, 16% तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर स्पीकर को पूर्व सीएम को प्रोटेक्शन देनी चाहिए था, नीतीश जी को समझाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई रुचि नहीं ली। मांझी ने यह तक कह दिया कि इस बात की जांच हो कि सीएम को नशीला पदार्थ कौन दे रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि आज जिस तरह से एक दलित के अपमान पर राजद के लोग वातावरण बना रहे हैं, ये गुंडागर्दी है। यादव जाति में कुछ को नौकरियां मिली, इसी जाति में कई गरीब वंचित रह गए। हर जाति में संपन्न लोगों को अगड़ा घोषित करने की मांग की। सिन्हा ने कहा कि राजद के लोग राज्य में गुंडाराज स्थापित करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव बेचैन है, सीएम नीतीश जल्दी ड्रिल ही हो और जल्दी सीएम बन जाएं। सिन्हा ने कहा कि कल वह सभी राज्यपाल से मिलेंगे और जब तक सीएम नीतीश व तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे, सड़क से सदन तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं कि सच को सच और झूठ को झूठ ना कहा जाए। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है, जिनकी हर एक प्रार्थना सभा की शुरुआत होती थी। रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम। राजनीति में सांकेतिक भाषा होती है, मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद कृष्णम ने आज अपनी ही पार्टी पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से भी नफरत है, हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान करना चाहते हैं। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए उसे सारी दुनिया जानती है। करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। राम से नफरत कौन करता है और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है? मुझे नहीं लगता कि इस रहस्य पर कोई पर्दा है। उन्होंने कहा कि पार्टी का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं होता कि सच को सच और झूठ को झूठ ना कहा जाए। इंडिया अलायंस जो बना उसका मुख्य कारण था नरेंद्र मोदी को हटाना, भाजपा को हटाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते तो यह भूल गया कि वह भारत से नफरत करने लगा है। मोदी नई संसद का निर्माण करे तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करे तो उसका विरोध, किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दे तो उसका भी विरोध। मोदी की आलोचना करो, आलोचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत नहीं करनी चाहिए। मोदी से नफरत करना, विपक्ष इतना कंफ्यूज हो गया है कि वह भारत की सभ्यता, संस्कृति सबसे नफरत करने लगा है। पार्टी स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम न होने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, नाराजगी का कोई कारण नहीं है हो सकता। उन्हें कांग्रेस हिंदुओं के समर्थन की जरूरत ना हो या किसी हिंदू धर्म गुरु को स्टार प्रचारक बनाने का जो मकसद ना हो, उन्हें उसमें कोई कभी नजर आ रही है। ये पार्टी का फैसला है। महादेव ऐप मामले में जुड़ी बड़ी खबर है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस मामले में छत्तीसगढ़ के 2 आईपीएस अफसरों को भी समन जारी कर दिया है। ईडी ने यह समन उनसे पूछताछ के लिए जारी की है। महादेव ऐप मामले को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। उसके निशाने पर हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी आ चुके हैं। जांच एजेंसी हाल ही में एक शख्स के बयान के आधार पर दावा किया था
कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। हालांकि ईडी ने कहा था कि यह जांच का विषय है। बता दें, जांच एजेंसी ने असीम दास नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। इस युवक पर आरोप है कि इसने चुनाव वाले राज्य छत्तीसगढ़ में पैसे का बड़े स्तर पर लेन देन किया है। ईडी असीम दास के पास 5.39 करोड़ रुपए बरामद कर चुकी है। ईडी महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप पर उसके प्रवर्तकों के खिलाफ धन शोधन रोधी कानून के तहत जांच कर रही है। एजेंसी ने एक बयान में कहा था, असीम दास से पूछताछ, उसके पास से बरामद फोन की फॉरेंसिक जांच और शुभम सोनी महादेव नेटवर्क के उच्च सदस्य आरोपियों से द्वारा भेजे गए ईमेल की पहचान में कई चौंका देने वाले आरोप सामने आए हैं। पता चला है कि महादेव ऐप के प्रमोटर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अतीत में नियमित तौर पर भुगतान करते रहे हैं और अब तक लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ईडी ने यह भी कहा कि यह जांच का विषय है। दूसरी ओर इस मामले को लेकर 4 नवंबर को सीएम भूपेश बघेल ने कहा था, मुझ पर आरोप लगाने का मतलब है कि बीजेपी मुझसे डरी हुई है और मेरी छवि का धूमिल करना चाहती है। इससे पहले वे हेमंत बिश्वा शर्मा और अजीत पवार पर भी आरोप लगा दी थी। वो जांच भी करवाते थे, लेकिन जैसे ही दोनों बीजेपी में शामिल हुए तो सब साफ सुथरे हो गए, भूल गए। हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य के सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला था। पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने महादेव को भी नहीं छोड़ा और अवैध सट्टेबाजी ऐप के जरिए भ्रष्टाचार में अपनी तिजोरी भरी है। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।